गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का अपना टॉपिक है जो मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन ने 3 कारक तो पढ़ लिए थे। पहला पढ़ा था जलवायु, दूसरा मृदा कणों के पक्षांतर बिगड़ने पर, और तीसरा पढ़ा था जड़ों का प्रभाव। क्या पढ़ा था? जड़ों का प्रभाव। ठीक है, आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें चौथा कारक पढ़ेंगे मृदा संरचना को प्रभावित करने वाले कारकों में, और वो चौथा कारक है फसलों का प्रभाव। क्या है? फसलों का प्रभाव। तो देखिएगा, इसमें पेड़ पौधों व फसलों की पत्तियों द्वारा, पेड़ पौधों व फसलों की पत्तियों द्वारा डंठल व तने के द्वारा वर्षा की बूंदों के प्रहार को कम कर दिया जाता है। जो प्रभाव होता है ना, उसको क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है, जिससे मृदा संरचना की सुरक्षा होती है। पांचवा कारक है कार्बनिक पदार्थों का प्रभाव। पांचवा कारक कौन सा है? कार्बनिक पदार्थों का प्रभाव। तो देखिएगा, जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, जिन मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, उन मृदाओं की मृदा संरचना अच्छी होती है। क्या है? जिन मृदाओं में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, तो उन मृदाओं की मृदा संरचना अच्छी होगी। जैसे मान लो किसी खेत में अपन ने गोबरी खाद डाली या वर्मी कंपोस्ट डाला, तो उस क्षेत्र की जो मृदा है उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होगी, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है तो क्या है? मृदा की भूमि सुधार में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला पॉइंट है छठा, कर्षण क्रियाओं का प्रभाव। क्या है? कर्षण क्रियाओं का प्रभाव। कर्षण क्रियाओं में जो कृषि क्रियाएं होती है वो, तो देखिएगा, मृदा में जुताई, गुड़ाई तथा अन्य कृषि क्रियाएं करने पर मृदा गठन के सभी अवयव मिश्रित हो जाते हैं। क्या है? मृदा जो गठन होता है ना, तो सॉइल टेक्सचर अपने पढ़ा था, मृदा कणाकार। ठीक है, तो उसके जितने भी अवयव हैं वो सारे क्या होते हैं? मिश्रित हो जाते हैं। अवयव, ये जो अवयव है ना, इसकी जगह आपको क्या करना है? अवयव करना है। ठीक है, फिर बात करें, जिससे मृदा, वायु एवं जल धारण क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। अतः मृदा संरचना में क्या होता है? सुधार हो जाता है। सातवां पॉइंट है सिंचाई का प्रभाव। सातवां पॉइंट क्या है? सिंचाई का प्रभाव। तो देखिएगा, सिंचाई जल के साथ अनेक खनिज लवण मृदा में पहुँचते हैं। सिंचाई में जो जल के साथ अनेक जो खनिज लवण होते हैं वो मृदा में पहुँचते हैं, जिनके अपेक्षित अनुपात से मृदा संरचना क्या होती है? प्रभावित होती है। तो देखिएगा, यदि जल के साथ कैल्शियम आयन मृदा में पहुँचते हैं, यदि जल के साथ कैल्शियम आयन मृदा में पहुँचते हैं तो मृदा संरचना में क्या होता है? सुधार होता है। अगर कैल्शियम मृदा के साथ सोडियम आयन पहुँचते हैं तो मृदा संरचना क्या होती है? खराब हो जाती है। अगला पॉइंट है जल निकास का प्रभाव। क्या है? जल निकास का प्रभाव। तो देखिएगा, जिन मृदाओं में जल निकास की सुविधा होती है, उन मृदाओं की मृदा संरचना अच्छी होती है। क्या है कि जहाँ पे पानी अधिक भरा होता है, तो उस पानी को बाहर निकालने की जो क्रिया की जाती है उसको बोलते हैं जल निकास। ठीक है, तो जहाँ पर जल निकास की व्यवस्था होगी तो उससे क्या होगी? वहाँ की जो भूमि है, उस भूमि में क्या होगा? सुधार हो जाएगा। ठीक है, अब अपने टॉपिक आता है मृदा संरचना का महत्व, कि मृदा संरचना अच्छी होगी तो उसका क्या क्या महत्व होता है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि 1 लाइन पॉइंट बना के लिखना। जैसे जल तथा वायु धारण क्षमता को बढ़ाता है। मृदा संरचना अच्छी होगी तो जल तथा वायु धारण क्षमता क्या होती है? बढ़ती है। वह मृदा की भौतिक दशा में क्या होता है? सुधार होता है, तथा अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कौन सा? मृदा संरचना। जैसे मुख्यतः मृदा अपरदन को कम करता है। मुख्यतः क्या है? मृदा अपरदन को कम करता है। ठीक है, दूसरा है मृदा जल। तो भी क्या है? मृदा जल। तो देखिएगा, मृदा के कणों के बीच में उपस्थित रंध्रावकाशों में, मृदा के कणों के बीच में उपस्थित रंध्रावकाशों में 25% जल पाया जाता है। कितना % जल पाया जाता है? 25% जल पाया जाता है।
जिससे मर्दा जल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे मर्दा जल कहते हैं। फिर देखिएगा, पौधों का 70 से 75% भाग, पौधों का 70 से 75% मर्दा जल से बना होता है। ये 25 है ना, इसकी जगह 75 करना। पौधों का 70 से 75% भाग मर्दा जल से बना रहता है। यह जलविलीय ऑक्सीजन को, जो जलविलीय जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को मर्दा के अंदर पहुंचाता है। पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाता है। जो पौधे में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसको भी बढ़ाता है कौन? मर्दा जल। मर्दा को अधिक गर्म नहीं होने देता, मर्दा को अधिक गर्म नहीं होने देता, तथा अधिकांश पोषक तत्वों को घोलकर पौधों को उपलब्ध करवाने का कार्य करता है। कौन सा? मर्दा जल। अब टॉपिक आता है अपने मर्दा जल का वर्गीकरण। क्या आता है? मर्दा जल का वर्गीकरण। तो देखिएगा, मर्दा जल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्रकार होते हैं, केशीय जल, आद्रताग्राही जल और गुरुत्वीय जल। कौन सा है? केशीय जल, आद्रताग्राही जल व गुरुत्वीय जल। तो देखिएगा, बात करें अपन केशीय जल की। सबसे पहले बात करें अपन केशीय जल की, कैपिलरी वाटर। तो देखिएगा, यह जल मर्दा कणों पर पृष्ठीय बल द्वारा धारित होता है, मतलब ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इस जल के अणु स्वतंत्र व गतिशील एवं द्रव अवस्था में होते हैं। स्वतंत्र, गतिशील एवं द्रव अवस्था में होते हैं, जो आसानी से पौधों को उपलब्ध होते हैं। क्या है? जो आसानी से पौधों को क्या हो जाते हैं? उपलब्ध हो जाते हैं। फिर देखिएगा, यह जल -31 बार पर उपलब्ध होता है। कितनी बार उपलब्ध होता है? -31 बार पर उपलब्ध होता है। ठीक है, एटम या बार बोल दो। दूसरा जल है आर्द्रताग्राही जल। दूसरा जल कौन सा है? आर्द्रताग्राही जल। देखिएगा, इस जल को शुष्क मर्दा वायुमंडलीय जलवाष्प को अवशोषित कर ग्रहण करती है। इस जल का जो यूज करती है वो शुष्क मर्दा होती है, वो वायुमंडलीय जो जलवाष्प होती है उसको अवशोषित कर ग्रहण करती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। यह जल मर्दा कणों पर पतली झिल्ली के रूप में, क्या है? यह जो जल होता है वो मर्दा कणों पर एक पतली झिल्ली के रूप में आसंजन बल के रूप में चिपका रहता है। किसके साथ चिपका रहता है? आसंजन बल के साथ चिपका रहता है। फिर देखिएगा, यह पौधों को बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। जो आर्द्रताग्राही जल होता है वो पौधों को बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। यह पौधों को -31 बार से अधिक, यह पौधों को -31 बार से अधिक दबाव पर उपलब्ध होता है। क्लियर? तीसरा जल की बात करें तो तीसरा होता है गुरुत्वीय जल। कौन सा होता है? गुरुत्वीय जल। ठीक है, तो देखिएगा, सिंचाई के बाद या वर्षा के बाद, सिंचाई के बाद या वर्षा के बाद सूक्ष्म व बड़े रंध्रावकाशों में क्या बढ़ जाता है? पानी बढ़ जाता है, जिसे मर्दा का ऊर्जा अस्तित्व, जिससे क्या होता है? मर्दा का जो ऊर्जा अस्तित्व होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक है, अतः यह जल भी पौधों को बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अब टॉपिक आता है अपने केशीय जल को प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि मेन अपन को ये पढ़ना है फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जल कौन सा होता है? केशीय जल होता है। तो देखिएगा, पहला है मर्दा का पृष्ठ तनाव। पहला क्या है? मर्दा का पृष्ठ तनाव। तो देखिएगा, मर्दा का पृष्ठ तनाव अत्यधिक होने पर केशीय जल में वृद्धि होती है। मर्दा का अगर पृष्ठ तनाव अधिक हो गया है तो केशीय जल में क्या होती है? वृद्धि होती है। लेकिन अगर मर्दा का पृष्ठ तनाव कम होता है तो केशीय जल में क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, दूसरा इसमें है मर्दा कणाकार कारक। तो देखिएगा, महीन कणों वाली मर्दाओं में रंध्र अवकाशों की संख्या अधिक होती है, जैसे कली। ठीक है, जिससे मर्दा की जल धारण क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो यहाँ पर नीचे देखोगा, बलुई मर्दाओं में रंध्र अवकाशों की संख्या कम होने पर केशीय जल को बहुत कम मात्रा में धारण
करती है। फिर तीसरा पॉइंट है मृदा संरचना। तो देखिएगा, जिन मृदाओं की मृदा संरचना अच्छी होती है वे केशिय जल को धारण करने की क्षमता अधिक रखती है। चौथा पॉइंट है जीवांश पदार्थ। तो देखिए, जिन मृदाओं में जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वे केशिय जल को धारण करने की क्षमता अत्यधिक रखती है। अब टॉपिक आता है जल धारण क्षमता। क्या है? जल धारण क्षमता। इसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे कल।